आमिर ननंद की रेलवे स्टेशन पर 3 भूखी भाभियां। आप सभी ने अपने जीवन में चालाक और मासूम दो तरह के लोग तो जरूर देखे होंगे। चालाक लोगों को बेवकूफ बना पाना बहुत मुश्किल है, पर जो मासूम और सीधी सादी लोग होते हैं, लोग उनसे अपना काम डांट कर प्यार से हमेशा निकलवा लेते हैं। पर एक दिन मासूम लोग भी अपने लिए खड़े हो जाते हैं या अपना बड़प्पन दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही इस कहानी में था। चांदनी एक मासूम सीधी सादी ननंद थी, जिसकी तीनों भाभी बेहद चंट चालाक किस्म की थी, जो उसकी पढ़ाई के बाद घर में हमेशा उससे काम करवाने के बहाने ढूंढती थी। ऐसे ही एक शाम तीनों भाभियां खूब हंसते खेलते घर में हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। ओह माय गॉड, हमने आज कितनी सारी शॉपिंग की ना, मुझसे तो ये उठाया भी नहीं जा रहा था। बट थैंक गॉड कि हम अपने घर आ गए, बहुत गर्मी लग रही है। चांदनी, अरे ओ चांदनी, कहाँ मर गई? इधर आओ। जी भाभी। भाभी की बच्ची, दिखाई नहीं देता? हम तीनों शॉपिंग करके आए हैं, पानी वगैरह पूछना भी होता है। एसी चलाओ पहले तो, गर्मी बहुत लग रही है। जी भाभी। मेरी पाँव तो बहुत दर्द हो रही है। चांदनी दीदी, मेरे पैरों की मालिश कर देना। काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो शाम का खाना आप बना लेना। ठीक है भाभी। फिर चांदनी एसी ऑन करके अपनी तीनों भाभियों के लिए शरबत बना कर लाती है और छोटी भाभी के पैर पर बाम लगाकर मालिश करती है। ओह, बहुत मजा आ रहा है मालिश करवाने से। आप मेरे कमरे में चलिए, वरना माँ जी और हमारे पति यहाँ देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। जी भाभी, चलिए। सुनो चांदनी, हमारे शॉपिंग बैग्स हमारे कमरे में जरूर रख देना। मैं टेरेस पर बैठने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तीनों भाभी की इतनी बात सुननी पड़ती है। खुद से घर का कोई काम नहीं करती हैं। माँ को भी अपनी बातों में फंसा रखा है। मैं क्या करूँ, इनके काम कर करके मैं थकती हूँ। एक बार भैया को या माँ को बता दिया ना, फिर खैर नहीं इन तीनों की। पर माँ तो विश्वास करने से रही। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो यहाँ पर अभी तक? मन में फुसफुसा रही हो क्या कुछ, या काम करने में झिझक हो रही है? कुछ नहीं भाभी। सास संगीता मंदिर गई थी। फिर चांदनी अपनी तीनों भाभी के कमरे में शॉपिंग बैग्स रख देती है और रागिनी के पाँव दबाने लगती है। बस बस चांदनी, अब जाकर तुम खाना बना लो, हमारे पतियों के आने का टाइम हो रहा है। जी भाभी। ये सुनकर चांदनी रसोई में जाकर खाना बना लेती है। शुक्र है खाना बन गया, अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। जब ये नहीं थी तब भी मैंने रेस्ट नहीं किया। इतने सारे कपड़े देकर गई थी कि मुझे कि धोते धोते शाम हो गई, और अब खाना बनवा लिया। चुपचाप से कमरे में चली जाती हूँ। चांदनी दबी पाव अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटती है। इतने में उसकी बड़ी भाभी की आवाज आती है। अरे ओ चांदनी, जरा इधर आओ मेरे कमरे में। लो, आ गया बुलावा। मेरी मजबूरी है कि मैं अपने तीनों भाई और अपनी माँ को इनकी करतूत के बारे में नहीं बता सकती। बता दिया तो खूब कलेश हो जाएगा और मुझे तो ये तीनों भाभी छोड़ेंगी नहीं। फिर चांदनी राशि के पास जाती है। ये तुमने कैसे कपड़े धोए हैं? देखना, मेरी साड़ी से ये चिकनाहट तो गई ही नहीं है। और अपने भैया की शर्ट तो तुमने प्रेस करके क्यों नहीं रखी? क्या ये भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि प्रेस करके तय लगाकर कपड़े रखने हैं? सॉरी भाभी, वो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं खाना बना रही थी, कल कर दूंगी मैं। क्या मतलब, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं भाभी, खाना तो बना लिया है, पर मैं थक गई थी, थोड़ा रेस्ट करना है मुझे। ससुराल में जाओगी तो ऐसे जवाब दोगी क्या? काम तो तुम्हें यहाँ से ज्यादा वहाँ करना पड़ेगा। बस बस भाभी, रहने दीजिए। इतना तो मेरे ससुराल वाले भी मुझसे काम नहीं करवाएंगे जितना यहाँ पर मुझे करना पड़ता है। कुछ कहा ना तुमने मुझे चांदनी? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कर दूंगी काम। ये कहकर चांदनी थकावट के साथ उसकी साड़ी को भी साफ करती है और बाकी के कपड़ों को प्रेस करके अलमारी में जमाती है। फिर संगीता मंदिर से आ जाती है और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो तुम तीनों ने बहुत बढ़िया बनाया है। यकीन नहीं था मुझे कि तुम तीनों शॉपिंग करने के बाद खाना भी बना लोगी। शुक्रिया माँ जी, पर आपकी 3 बहू है ना, तो काम तो जल्दी खत्म हो जाना था। झूठी कहीं की, जब मेरे बिना काम करना पड़ेगा ना, तब समझ आएगा इन्हें। अरे समीर बेटा, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, तू नया एसी लगवा देता, ये पुराना हो गया है। माँ, अभी पैसे नहीं है, हमारा कंपनी का काम बहुत मंदा चल रहा है, जिस वजह से सर लिमिटेड काम ही करवाते हैं। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, वरना अब तक तो हम खुद ले आते।
हमारे बहन के लिए शादी का पैसा जोड़ा है, पहले मैं इसकी शादी करवा दूं। बिल्कुल ठीक कहता है, मैंने लड़का देख लिया है, शादी की तारीख निकलवाती हूँ पंडित जी से। फिर संगीता अपनी बेटी की अगले महीने तक विराट नाम के लड़के से शादी कर देती है, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से था। ननद के जाने के बाद तीनों भाभियों को झाड़ू पोंछा खाना खुद ही बनाना और करना पड़ता था। तेरे की जाने के बाद काम करने में जो आलस आता है पूछो मत। हाँ, उस बेचारे से करवा लिया करते थे, पर अब खुद करना पड़ता है। मेरे तो बहुत हाथ दर्द हो जाते हैं। इस तरह तीनों भाभी अब अपने ससुराल की जिम्मेदारी असल मायने में उठा रही थी। वहीं चांदनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर पति उससे बहुत प्यार करते थे, घुमाने ले जाते थे, घर का काम मुश्किल से करवाते थे। और यहाँ तीनों भाई का काम ऐसा ठप पड़ जाता है कि तीनों भाइयों को अपना घर बेचना पड़ता है। पूरा परिवार घर से बेघर होकर रेलवे स्टेशन पर रहने लगता है। तीनों भाई वहाँ कुली का काम किया करते थे और तीनों भाभियाँ वहाँ कर्मचारी का काम कर रही थी और संगीता चाय बनाया करती थी। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, 10 रुपए की चाय। अम्मा जी 3 कप चाय दे दीजिए। ये लो बेटा। अरे बहू, तीनों कहाँ हैं? मेरी बहू दिख नहीं रही है इतनी देर से, और दोनों बड़ी बहू कहाँ हैं? माँ जी, वो तीनों स्टेशन के बाहर तक सामान छोड़ने गए हैं किसी का, और दोनों दीदी सीढ़ियों पर सफाई कर रही हैं। अच्छा, तू भी थक गई होगी, आराम कर ले। नहीं माँ जी, मुझे उस ट्रेन के पास सफाई करनी है। किसी ने खाना गिरा दिया है। एक यहाँ हम हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा, और अमीर लोग कैसे खाना बर्बाद कर रहे हैं। 2 दिन खाते हैं, अगले दिन भूखे रहना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ हमने ये काम कर लिया। सही बोली बहू। फिर अर्चना अपने काम में लग जाती है और रागिनी वहाँ सफाई करने चली जाती है। तभी ट्रेन से चांदनी विराट के साथ उतरती है। अरे ओ कुली भाई साहब, जरा ये बैग पकड़ना, बहुत भारी है। जी साहब। ओफो मैडम जी, थोड़ा हटाना, यहाँ से सफाई करनी है। विराट कुली के रूप में आशु को पहचान नहीं पाया था। इतने में रागिनी चांदनी को हटाने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है वो शॉक हो जाते हैं। भाभी आप और भैया आप भी ऐसी हालत में? ये सब क्या हो रहा है? आप रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? माँ चाय बना रही है। माफ कीजिएगा साले साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज बताइए, घबराहट हो रही है। क्या बताऊं जीजा जी, हम तीनों का कारोबार ऐसा डूब गया कि घर बेचकर रास्ते पर आना पड़ गया, तो हमने रेलवे स्टेशन पर ही अपना आशियाना बना लिया और पेट पालने के लिए यहाँ ये सब करना पड़ रहा है। माफ कर दीजिए चांदनी बहन, हमने आपके साथ जो किया है शायद उसी का परिणाम है जो पूरा परिवार भुगत रहा है। इतने में घर के सभी लोग आ जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। वो दरअसल बात ये है कि शादी से पहले हम ननद जी से ही घर का सारा काम कराते थे, रात का खाना भी वही बनाती थी। हम तीनों कुछ नहीं करते थे, पर ननद जी आपके जाने के बाद हमें पता चला आप कितना सारा काम खुद अकेले करती थी, और हम तीनों मिलकर भी घर को नहीं संभाल पाती थी। अभी तुम्हारे भैया का काम रह जाता था तो कभी माँ जी को खाना पसंद नहीं आता था। हमें माफ कर दीजिए दीदी। तुम तीनों ने बहुत गलत किया है मेरी बेटी के साथ। हाँ, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं भैया, माँ आप सब तीनों भाभियों से नाराज मत होइए। जो हो गया जाने दीजिए। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, और अब मैं आप सबको इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रहने दूंगी। पता नहीं आप सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये। विराट जी, आपका इसी शहर में एक फ्लैट था ना, प्लीज वो दे दीजिए। ठीक है, मैं नौकरों से अभी साफ करवाता हूँ। आइए माता जी, चलिए। इस तरह तीनों भाभियों को उनके किए की सजा मिल जाती है, और विराट अपनी पत्नी के मायके वालों को रेलवे स्टेशन से अपने नए फ्लैट में ले जाता है, जहां वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और तीनों भाइयों को रोजगार भी दिला देता है। ये सुनकर तुम्हें बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना ललिता। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या समझूं? ये कि मेरा पति किसी और औरत का बच्चा मेरे घर ले आया, और ये तो सोचो इस लड़की से मेरी बच्ची निशा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मुझसे जो भूल हो गई उसे मैं अब बदल नहीं सकता ललिता। तुम लड़ाई करके चली गई थी और मैं बहुत परेशान था। तब अंजलि ने मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, मुझे उससे प्यार हो गया था। और फिर हमारी जिंदगी में अमायरा आई। अमायरा बहुत अच्छी है। उस हादसे में अंजलि इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक परिवार की तरह रहें। तुम इसमें हमारा साथ दो। ना चाहते हुए भी ललिता को अपने पति हेमंत की बात
माननी पड़ती है, जिसके बाद वह अपनी सौतेली बेटी को अपने ही घर में रखने देती है। लेकिन ललिता और उसकी बेटी निशा को अमायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह दोनों मिलकर अमायरा के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता है या नहीं? जब देखो कोरे कागज को खराब करती रहती हो। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है माँ। ललिता अमायरा के मुंह से माँ सुनते ही गुस्से से लाल हो जाती है। आइंदा मुझे माँ कहकर बुलाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पिताजी ने तो मुझे यही बोला है कि आप मेरी माँ हो। सोचना भी मत तू, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। और इसे अब बंद करो। चलो बहुत हुआ, ये ड्राइंग करके सारे कोरे पन्ने बिगाड़ना। जाओ जाकर घर में पोछा लगाओ। ललिता घर के काफी सारे काम बेचारी अमायरा से करवाती है। वहीं वो अपनी बेटी के साथ सारा दिन टीवी देखती रहती है। यह अत्याचार कई सालों तक चलता ही रहता है। अब निशा और अमायरा दोनों बड़ी हो जाती हैं। माँ बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी प्यारी बेटी। माँ मेरे पास तो बाहर घूमने के लिए कोई अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, मैं क्या पहनूंगी? तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे साथ पिकनिक पर जा रही हो? तभी वहां पर हेमंत आ जाता है। ये फैमिली पिकनिक है, इसमें हम सभी जाएंगे। तभी हेमंत एक प्यारा सा सुंदर सूट अपनी बेटी अमायरा को देता है और कहता है, जाओ अमायरा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अमायरा के चलने से ललिता और निशा जरा भी खुश नहीं होती। बस हेमंत ही अपनी बेटी अमायरा को प्यार किया करता था और अमायरा का उसके पिता के अलावा और कोई अपना नहीं था। अमायरा अपनी इस पिकनिक को बहुत एंजॉय करती है। कई साल बाद उसे ऐसी खुशी मिली थी। वह पिकनिक से आने के बाद खुशी से अपने कमरे में जाती है, जहां उसके पास उसकी असली माँ की तस्वीर होती है। वह इस तस्वीर को देखकर कहती है, माँ आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। आज तो बहुत मजा आया। माँ ये दिन, ये पिकनिक मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस मुझे आपकी बहुत याद आई माँ। काश कि आप भी हमारे साथ आई होती। अमायरा बहुत खुश होती है। वहीं अब हेमंत अपनी दोनों बेटियों की शादी के बारे में सोच रहा होता है, जिसके सिलसिले में वह अपनी पत्नी ललिता से उसकी दोनों बेटियों की शादी की बात करता है। अब हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। अब उनके लिए हमें लड़के देख लेने चाहिए। उनकी शादी समय से हो जाए और वो अच्छे घर में जाएं। मैं तो बस यही चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो पहले शादी निशा की होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी है। नहीं, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करूंगा, ताकि वो दोनों बहनें हमेशा एक साथ खुश रहें। हेमंत ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ललिता अपने मन में सोचती है, मैं अब जानती हूँ इनके बारे में। ये अपनी बेटी को कम, अपनी सौतेली बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं और दहेज में भी उसको ही ज्यादा गहने देंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी वहां पर उसकी बेटी निशा आ जाती है। वह अपनी बेटी के कानों में उसको अपने प्लान के बारे में बताती है। ये तो बहुत अच्छा प्लान है माँ। अब तो इस अमायरा की बच्ची का जीना हराम हो जाएगा। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। वहीं कुछ ही दिनों में हेमंत अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता बहुत अच्छे और अमीर घराने में कर देता है और कुछ ही दिनों बाद वो खूब सारे दहेज और गहनों के साथ अपनी दोनों बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देता है। जाओ मेरी बच्चियों, एक साथ दोनों बहनें खुशी से रहना। खुश तो मैं रहूंगी। ये तो रोजाना खून के आंसू रोएगी और पछताएगी कि मेरी शादी ही क्यों हुई। हाँ। विदाई के बाद दोनों सौतेली बहनें अपने ससुराल में जाती हैं, जहां पर निर्मला दोनों बहुओं का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम दोनों बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। वहां तुम आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। निर्मला अपनी दोनों बहुओं को उनके कमरों में ले जाकर छोड़ आती है। एक तरफ अमायरा अपने पिता को याद करके रो रही होती है, तो दूसरी तरफ निशा अपनी माँ के प्लान को याद करके खुश हो रही होती है। हाय, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से धमाका हो इस घर में। थोड़ी ही देर में वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है, जिसके बाद उन दोनों की नंद उन्हें बुलाकर उनकी सास के कमरे में ले जाती हैं, जहां पर कई सारे गहनों के डब्बे खुले होते हैं। ये क्या है बहू? ये सारे गहने तो तुम्हारे हैं ना? लेकिन देखो तो जरा, ये सारे गहने तो नकली हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई नकली गहने लाने में?
नहीं माँ जी, मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे लिए असली गहने बनवाए हैं। ये नकली गहने कहाँ से आ सकते हैं, मैं नहीं जानती। छी 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 छी। ये देखो, इसको आता ही क्या है। अरे जो मायके में करती थी कम से कम ससुराल में तो ना करती। माँ जी ये लो मेरे असली गहने। मेरे गहने नकली नहीं है, बिल्कुल असली हैं। मैं आपको सौंपती हूँ अपनी अमानत। मैं इसकी तरह लालची नहीं हूँ। इसने खुद ही गहने निकाल लिए होंगे और उनकी जगह नकली गहने रख दिए होंगे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। निर्मला उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही निशा अमायरा से कहती है, देखा, पहले ही दिन पर तुम अपनी असली औकात पर आ गई। ये तो होना ही था। आखिर मैंने और मेरी माँ ने प्लान बनाया ही बहुत ध्यान से था। निशा अमायरा का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह अमायरा और निशा के माता पिता उनसे मिलने और शगुन देने आते हैं, लेकिन तभी ललिता गहनों की बातें छेड़ देती है। अरे भाई साहब और बहन जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई इस तरह गहनों की हेराफेरी करने में? ये आप कैसी बातें कर रही हो? गहने तो हमने असली ही रखे थे। ये हो ही नहीं सकता बहन जी। तभी हेमंत ललिता को घूर घूर कर देखने लगता है। इतने में अमायरा बोल पड़ती है, नहीं नहीं, पिताजी ने तो असली ही गहने रखे थे। वो गहने मैंने ही चोरी किए थे और उन्हें बेच भी दिया। ये सुनते ही हेमंत की आंखों में आंसू आते हैं। और कब तक तुम अपनी माँ की ऐसी गलतियों को छुपाती रहोगी? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये सब किया धरा तुम्हारी सौतेली माँ का है। आखिर क्यों तुम उसे बचाती हो? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। अमायरा रोने लगती है। वहीं उसकी अच्छाई देखकर ललिता को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी सौतेली बेटी से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके बाद भी तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला। मुझे आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। वो गहने मैंने ही चुराए थे, मुझे माफ कर दो अमायरा बेटी। ये सुनते ही अमायरा अपनी सौतेली माँ को गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है। वहीं निशा भी अपनी गलती मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों सौतेली बहनें एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।